हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। यस सर। ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था। यस, कुणाल, आकाश, हर्षल, आभा, अनिकेत, आदित्य, कांचन, हर्षल, सुधांशु। यस, आप सभी ने लास्ट सेशंस ज्वाइन किए थे। एंड लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था गाइस कि सेल्सफोर्स क्या होता है, देन सीआरएम क्या होता है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। करेक्ट। तो ये सभी टॉपिक्स हमने अभी तक हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में डिस्कस किया है। सो देखिए, एक बार हम इन सभी को रिवाइज करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। देखिए, सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था गाइस कि सेल्सफोर्स क्या होता है, राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि सीआरएम क्या है। करेक्ट। सो फर्स्ट सेशन में हमने इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और इसे क्लियर किया था। फिर हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कितनी सर्विसेज होती है जो हम यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स भी हमारा एक क्लाउड प्रोडक्ट है, राइट, जिसमें हम जो हमें ये सर्विस मिल रही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि ये एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम यहां पर काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। और उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते थे हम गाइस? क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का? यस, बताइए। प्लेटफॉर्म का नेम फोर्स क्या डॉट है? कॉम। फोर्स फोर्स डॉट डॉट कॉम। कॉम करेक्ट, फोर्स यस सर। डॉट कॉम प्लेटफॉर्म। करेक्ट। सो ये हमें इंप्लीमेंट करना है, तो जितना भी हम कोड रन करने वाले हैं, अब लास्ट सेशन में सभी ने ये डेवलपर ऑर्ग बनाया है गाइस, सभी ने डेवलपर ऑर्ग बनाया, यस सर। राइट। सो डेवलपर ऑर्ग, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी फंक्शनैलिटीज हम यूज कर रहे हैं वो सभी हमें अब इस ऑर्ग के अंदर इंप्लीमेंट करना है। और डेली का हमारा यही काम होगा, हम जो भी क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं आपको उन सभी को इंप्लीमेंट करना है अपने ऑर्ग के अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होने वाली है और ये आपको अपने ऑर्ग के अंदर भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। अब देखो, तो जितना हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था गाइस वो क्लियर है आप सभी? यस सर। ठीक है। अब देखिए, तो हमें अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। देखिए, हमने सेल्सफोर्स के बारे में कंप्लीट समझा कि सेल्सफोर्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सीआरएम क्या है। अब इसके बारे में हमें कंप्लीट आइडिया आ गया कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सीआरएम सॉफ्टवेयर, जो एक स्क्रैच एक ऑर्ग हमने लिया है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस है, अभी ये एक बिजनेस है, अब वो क्या करेगा, सेल्सफोर्स की कंपनी से कांटेक्ट करके अगर उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है तो वो अपने लिए एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, सीआरएम एप्लीकेशन को। तो वो सेल्सफोर्स से लाइसेंसेस बाय करते हैं, ठीक है, देन अपने लिए डेवलपर ऑर्ग लेते हैं जैसे हमने कल बनाया, लेकिन वो पेड होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्सफोर्स को पे करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने रिसोर्सेस आप यूज करने वाले हो, कितना स्टोरेज आपको चाहिए, कितने लाइसेंसेस आपको चाहिए, उस हिसाब से आप वो ऑर्ग बाय करते हो। फिर इसी ऑर्ग में कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन करने का काम है हमारा, राइट। हम कौन है? डेवलपर्स। सो डेवलपर्स इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, अब इस पर हमें काम करना है, ये है हमारा सेल्सफोर्स सीआरएम। अब इस पर हमें कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट।
ये बिजनेस है। अब इस बिजनेस की प्रोसेस क्या क्या है, वो कैसे सेल्स को मैनेज करना चाहता है, वो कैसे मार्केटिंग को मैनेज करना चाहता है, कैसे सपोर्ट को मैनेज करना चाहता है, सो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा और एज अ डेवलपर हमें इनकी रिक्वायरमेंट को यहां इंप्लीमेंट करना है। करेक्ट। तो हम एक सॉफ्टवेयर यहां पर डेवलप करने वाले हैं और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब देखिए, तो यहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं, इतना तो क्लियर है कि हर बिजनेस की नीड है सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर तो हम यहां पर कोई बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते। तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सो अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करें, तो हर सॉफ्टवेयर हमारी 3 लेयर्स पे बनता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर की हमारे पास 3 लेयर्स होती है। सबसे पहला फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। करेक्ट। और इसी को हम एमवीसी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, एमवीसी मॉडल, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जो पहला हमारा पार्ट होता है जिसको हमने फ्रंट एंड कहा, इसी पार्ट को हम कहते हैं व्यू पार्ट, राइट। देन जो बैक एंड पार्ट है उसे हम कहते हैं कंट्रोलर पार्ट, एंड जो डेटाबेस है वो है हमारा मॉडल पार्ट। देखिए, सो मॉडल व्यू कंट्रोलर आप कहिए, या फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस आप कहिए, या फिर आपने कॉलेजेस में ये भी सुना होगा प्रेजेंटेशन लेयर, देन बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटाबेस लेयर, वो सब यही है। ठीक है, आपका एमवीसी मॉडल, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो हमें इन सभी को इंप्लीमेंट करना है। अब जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो सभी पर इन 3 लेयर्स पे हमें काम करना पड़ता है। ओके, अब आप देखो, जैसे हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो हमें फ्रंट एंड में भी इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड को भी इंप्लीमेंट करना है और डेटाबेस को भी। किसी को आइडिया है गाइस इसके बारे में कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है? बताइए, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? यस। हम इतने सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं डेली लाइफ में। अब इंस्टाग्राम है, सब लोग एक्सेस कर रहे होंगे, यस और नो? सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो इंस्टाग्राम नहीं यूज कर रहा होगा। लिंक्डइन आप यूज कर रहे होगे शायद, अगर आप प्रोफेशनली उसको यूज कर रहे हो लिंक्डइन, आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते, आप लिंक्डइन यूज कर रहे होंगे। तो हम ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो जब भी हम उस एप्लीकेशन को विजिट करते हैं, जब हम विजिट करते हैं, तो यहां पर हमें इमेजेस मिलती है, टेक्स्ट मिलता है, कुछ इनपुट फील्ड्स हमें मिलती है, एनिमेशंस हमें मिलते हैं। करेक्ट। अब ये सब हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है, मतलब वो व्यू पार्ट है कि हमें उसे कैसे शो करना है। ठीक है, हमें उसको कैसे शो करना है क्लाइंट के लिए, वो हम इंप्लीमेंट करते हैं फ्रंट एंड पार्ट में। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को विजिट करते हो और जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, उसी को हम कहते हैं फ्रंट एंड पार्ट या व्यू पार्ट, या उसी को हम कहते हैं अगेन यूआई पार्ट, यूजर इंटरफेस। करेक्ट। तो ये हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे हर एप्लीकेशन के अंदर, वो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो। तो सबसे पहली लेयर आ गई आपकी फ्रंट एंड लेयर। अब आपने देखा होगा जब आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो तो हम कुछ इनपुट देते हैं। ठीक है, कोई इंटरैक्शन हम वहां पर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सो वो भी आपके साथ इंटरैक्ट होती है, वो वेब एप्लीकेशन या फिर कोई भी आपका एप्लीकेशन, तो वो भी उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स करता है। करेक्ट। मतलब आपने कुछ इंटरैक्शन दिया और वहां से भी कुछ एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो वो एक्शन कहां एग्जीक्यूट हो रही है? जब आप किसी बटन को क्लिक करते हो, किसी बटन को, सो बटन को क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है, लेकिन वो कैसे परफॉर्म हो रही है, उसका कोड कहां पर लिखा होता है? तो वो कोड लिखा होता है आपके बैकएंड पार्ट के अंदर, कि जैसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो
तो आपके इंटरेक्शन के थ्रू आपका ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करना चाहिए वो लॉजिक लिखा होता है हमारे बैकएंड पार्ट के अंदर, राइट? कि हमें जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट? सो अब आप जब इंस्टाग्राम पर लॉग इन कर रहे हो, आप जैसे ही जाओगे आपको इमेजेस मिलेंगी, टेक्स्ट मिलेंगी, बटन्स, फिर आप वहां से इंटरैक्ट कर रहे हो। जैसे जैसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो, सो बैकएंड में कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमें विजिबल नहीं है, हमें सिर्फ यूआई पार्ट विजिबल होता है। जो क्लाइंट्स के लिए हम बनाते हैं सिर्फ वो उन्हें विजिबल है। क्लाइंट्स मतलब या एंड यूजर मतलब कौन? जो हम है, जो हम उसे यूज करते हैं वो एंड यूजर है। सो एंड यूजर को सिर्फ यूआई पार्ट विजिबल है, लेकिन जब वो इंटरैक्शन कर रहा है सो बैकएंड में कई सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है और वो हम इंप्लीमेंट करते हैं बैकएंड पार्ट में या कंट्रोलर पार्ट में। अब जिन थर्ड लेयर आती है, जब आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो तो आपकी जो फोटोज है जो आपने कई साल पहले भी क्यों ना अपलोड किया होगा, देन वीडियोस, करेक्ट, मैसेजेस, जो आपकी इमेज पे लाइक्स आती है, कमेंट्स आते हैं, वो सब कुछ वहां पे स्टोर हो चुका है। जब भी आप एक्सेस करोगे वो डेटा हमें मिल जाता है। तो ये डेटा स्टोर कहां पे होता है? सो डेटा हमारा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, राइट? तो वो डेटा डेटाबेस में स्टोर होके रहता है। अब आप खुद सोचो कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन यहां पर बना रहे हैं तो हमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इन तीनों की हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले फ्रंट एंड, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को विजिट करते हो तो जो हमें विजिबल है, जो पार्ट हमें विजिबल है, जहां से हम इंटरैक्शन कर पाते हैं, वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है। फिर जब आप इंटरैक्शन कर रहे हो, आपके इंटरैक्शन के बेस्ड पे जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है वो लॉजिक इंप्लीमेंट होता है आपके बैकएंड पार्ट में या कंट्रोलर पार्ट में। एंड जो डेटा ऑलरेडी वहां पर बनाया होता है या जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। क्लियर है यहां तक गाइस? फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, यहां तक क्लियर हो आप कि फ्रंट एंड Yes, क्या sir. है, बैक एंड क्या होता है एंड डेटाबेस क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए अगेन। अब आप देखो, अभी आप सेल्सफोर्स में लॉगिन कर रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो या कहीं पर भी आप लॉगिन करते हो। जब भी आप लॉगिन कर रहे हो किसी एप्लीकेशन पे, सबसे पहली जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, सबसे पहले एक स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसमें आप ऐड करते हो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? सो यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए सबसे पहले आपके पास एक फील्ड आ रही है, यस और नो? यूजर नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट? अब आप क्या करोगे, आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करोगे और यहां पर एक बटन होती है लॉगिन बटन। अब आपने एक चीज नोटिस किया, जितनी भी एप्लीकेशंस है हर एप्लीकेशन के लिए ये पेज भी आपको डिफरेंट मिलेगा, ये पेज भी आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन काम एक ही है कि हमें यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। बट फिर भी ये पेज डिफरेंट है क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स ने काम किया है, वो अपने तरीके से उसे डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, कैसे हमें शो करना है, ये सारी चीज। तो ये सब कुछ आ रहा है हमारे फ्रंट एंड पार्ट पे या यूआई पार्ट पे, राइट? आपने देखा होगा जब आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के लिए जा रहे हो तो हम जाते हैं login.salesforce.com, तो ये आपके पास डिफरेंट पेज है। अगर आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप लॉगिन करते हो तो वहां पर भी हमें डिफरेंट पेज मिलता है, यस और नो? करेक्ट? जब आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो तो वहां पर भी हमें डिफरेंट पेज मिलता है। ऐसे ही कितने सारे एप्लीकेशंस को आप एक्सेस करते हो डेली, राइट? तो अगर हम इंस्टाग्राम लॉगिन पेज पे जाए, ठीक है, इंस्टाग्राम लॉगिन, तो जब आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने के लिए जाओगे, देखिए यहां पर डिफरेंट हमें पेज मिल रहा है, काम वही है, हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड हम ऐड कर रहे हैं, यहां पर भी सेम। तो जैसे हम इस पेज पे आए हैं, जो हमें विजिबल है वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है, ठीक है, ये फ्रंट एंड है जहां से हमें ये चीजें विजिबल है और हम कुछ इनपुट कर पाते हैं। अब आप क्या करोगे, जो आपका यूजर नेम है एंड जो आपका पासवर्ड है वो आप ऐड करते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि हर बार आप इसमें लॉग इन कर रहे हो?
ये कैसे वर्क करता है ये फंक्शनैलिटी? जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे, लेकिन अगर मैंने यहां पर कोई गलत यूजर नेम दिया, अगर मैं ऐसे गलत यूजर नेम यहां पर दे रहा हूं और पासवर्ड मैंने सही दिया, मैं लॉगिन कर रहा हूं, क्या होगा? हम लॉगिन कर पाएंगे क्या? देखिए, योर पासवर्ड वॉज इनकरेक्ट, राइट? तो जैसे आप इनपुट दे रहे हो वैसे हमें आउटपुट मिल रहा है। सिस्टम को कैसे पता चला कि मैंने जो पासवर्ड या यूजर नेम यहां पर दिया वो गलत है? क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी उसके पास स्टोर हो चुका है। तो ये डेटा क्या होता है? उसके पास ऑलरेडी स्टोर होके रहता है। कहां पर? उसके डेटाबेस के अंदर। मतलब जब आपने इंस्टाग्राम ओपन किया तो इंस्टाग्राम ने आपकी यूजर नेम और पासवर्ड जो लॉगिन डिटेल्स है वो ऑलरेडी स्टोर करके रख दिया कि ये यूजर नेम है मेरे पास, ये मेरे यूजर्स है और ये इसका पासवर्ड है। अब ऐसे जितने भी यूजर्स होंगे सभी का डेटा सेल यहां पर फेसबुक या इंस्टाग्राम के पास है। अब आप जब लॉगिन करने के लिए गए, आप क्या करते हो? आपने यूजर नेम ऐड किया, पासवर्ड ऐड किया। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया, आपने इंटरैक्शन दिया, सो कुछ ना कुछ कोड यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है जो हमको लॉगिन करवाता है या हमारा पासवर्ड गलत है ये हमें बताता है। तो वो लॉजिक इंप्लीमेंट होता है आपका बैकएंड पार्ट के अंदर। तो जैसे ही आपने लॉगिन बटन क्लिक किया, सो लॉगिन बटन से आप बैकएंड पार्ट पे चले गए और बैकएंड पार्ट पे ये चेक हो रहा है कि आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वो करेक्ट है या नहीं। मतलब यहां पे वो लॉजिक है जहां से ये वेरीफाई हो रहा है कि आपने जो यूजर नेम दिया, अब उसने क्या किया होगा? आपने जो यूजर नेम लिया वो चेक किया, फिर सेम यूजर नेम हमारे डेटाबेस में है या नहीं वो चेक किया। तो आपने ऐसा देखा होगा, अगर मैंने जो यूजर नेम ऐड किया अगर वो मेरे सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको डिफरेंट एरर आता है कि यूजर नेम डज नॉट फाउंड, ऐसा एरर आपको आया। इन केस और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने यूजर नेम करेक्ट दिया बट पासवर्ड जो आपने इंसर्ट किया और जो पासवर्ड यहां से इस यूजर नेम के लिए फेच किया गया, दोनों अगर डिफरेंट है तो आपको एरर देगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट? अब आपने इनपुट अलग दिया तो अभी एरर आया पासवर्ड इज इनकरेक्ट। लेकिन जब आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉपर दे रहे हो, दोनों मैच हो रहे हैं, तभी आप लॉग इन कर सकते हो सिस्टम के अंदर। तो देखो, सिर्फ इतनी सी फंक्शनैलिटी है लॉगिन फंक्शनैलिटी, फिर भी हमें इन सभी पे काम किया, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। सो फ्रंट एंड भी इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड भी इंप्लीमेंट करना है और डेटाबेस। तो सभी एप्लीकेशन पे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तीनों लेयर्स पे ही काम कर रहा है। आप चाहो किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होंगे, ठीक है, डॉट नेट पे, जावा पे, पाइथन पे, सेल्सफोर्स या कहीं पर भी आपको इन तीनों लेयर्स पे ही काम करना है, राइट? सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो तीनों लेयर्स क्लियर है गाइस अभी आपको? यस, बताइए। एमवीसी मॉडल क्लियर है सभी को? आभा, आदित्य, आकाश, Yes, sir. अनिकेत, दुर्गेश, एकता, हर्षल, कांचन, कुणाल, यस गाइस, सौरभ, सुधांशु, विशाल एंड गाइस Yes, sir. काफी सारे स्टूडेंट्स आज मुझे न्यू मिल रहे हैं। सो प्लीज अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स पे शेयर करिए, क्योंकि टीम के पास आपकी कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है तो हम आपसे रीच आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सेशन ज्वाइन किए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से जो टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं है जिनका, आप शेयर करिए प्लीज आपकी कांटेक्ट डिटेल्स। आभा, आदित्य, अनिकेत, एकता, देन अगेन योगेश, ठीक है? सो आप अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। यस मोना, आप भी अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएगी। जो भी ट्रेनिंग की डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? कॉल पे या व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है? यस आभा, प्लीज अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर कर लीजिएगा। आदित्य, एकता, अनिकेत, बाकी तो सभी स्टूडेंट्स आई थिंक फर्स्ट सेशन से ही ज्वाइन कर रहे हैं एंड सभी लोग ग्रुप्स में भी है शायद, ठीक है?
बाकी जो स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिया गाइज, आप लोग हमें कांटेक्ट डिटेल शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स पे, ताकि टीम आपको रीच आउट कर पाएगा, ठीक है? या क्लियर है गाइज? ओके देन, सो फ्रंट एंड के बारे में हमने डिस्कस किया, बैक एंड के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड डेटाबेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है? अब हमें इसमें काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। जब हम सेल्सफोर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, अभी हम कौन है, हम भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो है सेल्सफोर्स, और सेल्सफोर्स के थ्रू हम सीआरएम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। लेकिन डेवलप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमें फ्रंट एंड पे काम करना है, बैक एंड पे भी काम करना है, और डेटाबेस पे भी काम करना है। आपने कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना है क्या गाइस? कुछ मुझे बता सकते हो आपकी कुछ फ्रंट एंड के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है, क्या क्या लैंग्वेजेस यूज होती है? कोई बता सकता है मुझे? यस, बताइए। HTML CSS HTML, CSS, अगेन JavaScript जावास्क्रिप्ट, Java और इनके अलावा Apex देखो, सो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं। तो कभी हम सेशन लेंगे एक बार, तो मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा कि कितनी लैंग्वेजेस हमारे पास है, ठीक है? और उसमें डिफरेंट डिफरेंट है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं, उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, मार्कअप लैंग्वेजेस होती है, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, क्वेरी लैंग्वेजेस होती है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सो आपने ये तो सुना होगा इतना कि फ्रंट एंड के लिए HTML यूज होता है, CSS यूज होता है, जावास्क्रिप्ट। अब कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट के लिए जैसे रिएक्ट JS, करेक्ट, एंगुलर JS, ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। अब बैकएंड के लिए आपने जावा, पाइथन, करेक्ट, देन नोड JS, ये भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। डेटाबेस में आपने MySQL डेटाबेस या MongoDB, राइट, ऐसे मल्टीपल है। तो आपको बस यही चीजें अच्छे से समझना होता है जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, राइट? अब सेल्सफोर्स में यही सारी चीजें, फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो या डेटाबेस हो, यहां पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बिना कोडिंग के हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रंट एंड भी इंप्लीमेंट करते हैं, बैक एंड भी, और डेटाबेस भी। सो फ्रंट एंड के लिए भी हमारे पास UI कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है बिना कोडिंग के, ये जिसमें हमारे पास पेज लेआउट्स, ठीक है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी, बटन्स बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिंक्स हम बना सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है लेकिन बिना कोडिंग के। यहां पर भी बैकएंड में जैसे कि मुझे लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, कुछ ऑटोमेशन, सो ऑटोमेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेटा को वैलिडेट आप कर सकते हो, सो वैलिडेशन, सब कुछ जितना भी हमारा लॉजिकल पार्ट है वो आप ऑटोमेशन के थ्रू या वैलिडेशन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो बिना कोडिंग के। डेटा अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है डेटा मॉडलिंग का, कि डेटा कैसे सेटअप करना है, उसको सिक्योर कैसे रखना है, सब कुछ ऑप्शन है डेटा मॉडलिंग। मतलब कोई भी कोडिंग नहीं, लेकिन यही सारी चीजें हम कोडिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट करते हैं, और उसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। वो क्या, हमारा कस्टमाइजेशन पार्ट। और यहां पे भी हमें HTML भी यूज करना है आगे जाके, CSS भी यूज करना है, जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये बहुत बेसिक नॉलेज हमें चाहिए इसका। सेल्सफोर्स में ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि बनी बनाई लाइब्रेरीज है, बने बनाए कोड है। क्योंकि LWC में हमें कोड करना होता है, जो भी हमारा फ्रंट एंड पार्ट है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक तो ओरा, लेकिन अभी इंडस्ट्री में ये भी ज्यादा यूज नहीं होता, यूज होता है सिर्फ LWC। तो इसकी लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी हुई है, कोड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ज्यादा कुछ सीखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर हम बैकएंड की बात करें तो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है, वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल, ठीक है, अपेक्स। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से सेल्सफोर्स ने इसे बनाया है, ठीक है। और जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
सो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत है। जैसे MySQL डेटाबेस है तो आपने वहां पर SQL पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वैसे ही सेल्सफोर्स भी इंटरनली यहाँ पर हमारे पास भी क्वेरी लैंग्वेजेस है, वो भी सेल्सफोर्स नहीं बनाई है। तो SOQL एंड SOSL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो इतना सिंपल है गाइस, ठीक है। लेकिन हमें अभी से प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ कस्टमाइज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे कस्टमाइजेशन पार्ट पे। ओके, तो प्रॉपरली ध्यान देना है और अच्छे से इसे डेली इंप्लीमेंट करना है। तो कोई भी एप्लीकेशन, अब सेल्सफोर्स की ही बात कर लो, सेल्सफोर्स को तो इसने स्मार्टली बनाया है, ऑलरेडी कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर दिया। आपकी जो रिक्वायरमेंट है अब आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करो। मतलब फ्रंट एंड भी बना है, बैक एंड भी बना है, डेटाबेस भी बना है। अब आपको क्या डेटा उसमें स्टोर करना है, ना डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत है ना ही कुछ, सभी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। बस कोई टूल जैसे हम यूज करते हैं ना, वैसे हमें इसको अब यूज करना है। लेकिन अगर आप बाकी टेक्नोलॉजीज पे जाओ तो तीनों चीजें आपस में कनेक्ट करना, ये सारी चीजें हमें करना होता है। लेकिन यहां पर सब कुछ सिंपल है, डायरेक्टली जाओ और यूज करो। सो डेटाबेस बनाया है, डेटा बनाओ, डेटा पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑटोमेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करो, कैसे उसे डिस्प्ले करना है वो यूआई के थ्रू कस्टमाइज करो, आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाता है। तो इसीलिए सेल्सफोर्स के अंदर एप्लीकेशंस को बनाना, मतलब सीआरएम एप्लीकेशंस को बनाना इतना सिंपल है। और इसीलिए ज्यादातर कंपनीज सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम को ही यूज करती है, क्योंकि कस्टमाइजेशन सब कुछ पॉसिबल है, कुछ लिमिटेड वर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोडिंग का पार्ट है, मतलब कोडिंग के थ्रू हर कुछ आप फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेटा मॉडलिंग पार्ट, डेटा मॉडलिंग। क्योंकि मेनली जो भी हम रिक्वायरमेंट यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं वो सिर्फ डेटा के ऊपर होती है। क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, एक डेटाबेस ही है जिसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा है, और उसी डेटा पे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि हमारा डेटा कैसे बनना चाहिए, डेटा को सेटअप कैसे करना है, राइट, क्या क्या डेटा की हमें जरूरत है। अब आप खुद सोचो, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है, जावा हो चाहे पाइथन हो, कुछ भी, तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटा मॉडल डिजाइन करना होता है कि हमें कितने डेटा की यहां पर जरूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है, सो बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या डेटा की जरूरत है। सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कि एक बैंक है, फिर उसकी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन, फिर ब्रांचेस के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, करेक्ट, उनके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, करेक्ट, उनके लोन्स की इंफॉर्मेशन, राइट। देन यहाँ पर आएगा उसके कितने विड्रॉज किए इन्होंने, करेक्ट, देन डिपॉजिट कितने किए, सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास चाहिए। तो ये सभी हमें मॉडल डिजाइन करना पड़ता है कि कितने यहाँ पर टेबल्स होंगे, उसमें क्या क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये सब हमें सबसे पहले डिजाइन करना पड़ता है। तो वही चीज सेल्सफोर्स में सबसे पहले हमें बनाना होता है डेटा मॉडल, राइट। सो देखिए, अब डेटा मॉडल बनाने से पहले बहुत बेसिक से इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते गाइस कि ये डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। क्योंकि डेटाबेस के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि डेटा क्या होता है। सो बताइए अब मुझे कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। डेटाबेस से पहले डेटा पता होना चाहिए। बताइए क्या होता है गाइस डेटा। यस, किसी को कोई आइडिया है डेटा के बारे में? यस कांचन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन आप ये कहो, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए डेटा है, राइट। इसे हम क्या कहेंगे, डेटा। अब डेटा क्या होता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन लो, अगर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए डेटा है। एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन मेरा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है,
ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, करेक्ट, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है। ये सब हमारे लिए डेटा है। क्या है ये? डेटा। अब फिर हमने कहा कि मुझे इस डेटा को स्टोर करना है। अब बताओ डेटा को स्टोर क्यों करते हैं हम? हमें इसी डेटा को स्टोर करना है। क्यों स्टोर करते हैं हम इस डेटा को? क्यों हमें जरूरत है डेटाबेस की? डेटा को क्यों स्टोर करना है? क्यों स्टोर करते हैं डेटा को? यस यस, फॉर फ्यूचर यूज। यस कुणाल, फॉर फ्यूचर यूज। सो फ्यूचर में हमें इस डेटा का यूज करना है, इसीलिए हम इसे स्टोर करते हैं। फ्यूचर यूज मतलब कैसे कि उस डेटा से हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स अगर मेरे क्लास में है, सभी की डिटेल्स मेरे पास है, इनमें कितने मार्क्स सभी को मिले, एक एवरेज मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ये सब कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं इस डेटा से। और हर बिजनेस के लिए डेटा इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इस डेटा से कुछ एनालिसिस कर पाए, वो डेटा उनके पास स्टोर रहे, वो कुछ डिसीजंस ले पाए इस डेटा को देख के। लास्ट मंथ मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, लास्ट मंथ हमारे पास कितनी लीड्स आई, कितनी लीड को हमने कन्वर्ट किया, इस साल हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीजें उस डेटा पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए डेटा को स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि हम इस डेटा से कुछ फ्यूचर एनालिसिस कर पाए। अब बात आती है कि इस डेटा को स्टोर कहां करना है, कहां स्टोर करते हैं अब इस डेटा को? अब डेटा को स्टोर कहां पे करना है? यस, डेटाबेस। डायरेक्टली डेटाबेस पे स्टोर होता है क्या? सबसे पहले अगर हम थोड़ा और पीछे जाओ अभी, कि डेटाबेस से पहले नहीं कुणाल, डेटाबेस से पहले, डेटाबेस में ही टेबल है, तो डेटाबेस से पहले क्या यूज होता था? फाइल्स। फाइल्स, करेक्ट। पहले था फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में हमारा डेटा स्टोर होता था। लेकिन आप कुछ सोचो, फाइल सिस्टम में हमारा डेटा सिक्योर होता है क्या? या हम उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्या? एग्जांपल लो, अभी आप कॉलेज में हो, अब कॉलेज में आप गए, आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया, आप जाते हो कॉलेज में, आप फिर गए विंडो पे खड़े हो गए कि सर मुझे कितनी मेरी रिमेनिंग फीस है ये बताइए। अगर वो डेटा फाइल सिस्टम में है तो उनको कितना टाइम लगेगा? वो पेज बदलते रहेंगे आपका नाम ढूंढने के लिए, बट आपकी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए उनको टाइम लगेगा क्योंकि वो फाइल सिस्टम है। तो सबसे पहला कि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। सेकेंड चीज कि वो डेटा सिक्योर नहीं है, वो डेटा लॉस होने के चांसेस वहां से बहुत ज्यादा है। तो उसको अपडेट करा गया, फिर कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में हम डेटा को स्टोर कर देते हैं, एक्सेल शीट के अंदर डेटा रहता है, ठीक है, वहां पर हम स्टोर करते हैं। लेकिन वहां से भी हमारा डेटा डुप्लीकेट होने के चांसेस है, डेटा लॉस होने के चांसेस है, वहां पर भी हमारा डेटा सिक्योर नहीं है। तो हमारे पास अभी कंसेप्ट आया है डेटाबेस का, और जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है वो हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, करेक्ट। अब डेटाबेस में क्यों? क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, और उससे हम इस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा में मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से होता है इस डेटाबेस के अंदर। इसीलिए डेटाबेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है ये डेटाबेस? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जितने भी कॉलेजेस है वो एक डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। चाहे कॉलेजेस हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कहीं पर भी आप जाओ, वो अभी कोई भी फाइल सिस्टम या कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज नहीं होता। उनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहां से ये डेटा कंप्लीटली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। एक वो एप्लीकेशन का यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो वो एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं जहां पर ये सभी डेटा स्टोर होता है, क्योंकि अभी आप देखोगे हर जगह पर ये सारी चीजें हैं। आप कहीं पर भी जाते हो, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है,
हम क्या कहते हैं, सब लोग ऐसे कहते हैं ना, सब कुछ अभी ऑनलाइन हो चुका है। जैसे आप वहां पर कुछ रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं। सब कुछ एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज हो रहा है। कहीं पर भी आप जाओ, राइट, होटल्स में आप जा रहे हो बुकिंग करने, वहां पर भी सेम चीज। किसी आप शॉपिंग मॉल में जाओ, वहां पर भी, करेक्ट, वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इन सभी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, राइट, एक सीआरएम का वो यूज कर रहे हैं। तो वहां हमारा ये डेटा स्टोर होता है। सेल्सफोर्स के अंदर भी, इस सीआरएम के अंदर हम भी डेटाबेस का यूज कर रहे हैं जहां पर हमारा ये डेटा स्टोर हो रहा है, करेक्ट। अब तो इस डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। अब इस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। मतलब डेटाबेस में ऐसे कई सारे टेबल्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि बैंकिंग का एप्लीकेशन है तो उसमें कितने सारा डेटा रहेगा। तो सभी डेटा के लिए हमें ऐसे टेबल्स बनाने पड़ते हैं। तो डेटाबेस को हम इसीलिए अगेन ये भी कहते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स के कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। मतलब अगर हम बात करें तो अगर ये हमारा एक डेटाबेस है जिसको हम कहेंगे कॉलेज डेटाबेस, तो इस कंप्लीट डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे। स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, कोर्सेस, टीचर्स, ठीक है, देन बुक्स, ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका, स्टाफ, जो भी इंफॉर्मेशन है सभी। तो ये सभी हमारे लिए क्या हुए, टेबल्स। अब इनके अलावा बहुत सारे टेबल्स हमारे पास होंगे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये होते हैं टेबल्स। तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन होता है हमारे पास डेटाबेस, राइट। सो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब ये टेबल क्या है, टेबल कैसे बन रहा है। अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट का टेबल, तो स्टूडेंट का टेबल यानी क्या, टेबल में क्या हो रहा है, ये हमारा कोई ऐसे पढ़ाई करने वाला टेबल नहीं है ये, ठीक है, कि जिस पे हम बैठ के अभी पढ़ाई करें, वो टेबल नहीं। ये होता है हमारा डेटाबेस टेबल। अब इस डेटाबेस टेबल में क्या होते हैं, डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल्स में क्या होते हैं हमारे पास, जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का ईमेल, फोन नंबर, इसके बाद एड्रेस, करेक्ट, किस कोर्स को ज्वाइन किया है, देन सिटी, जो भी हमें डेटा चाहिए वो। तो ऐसे मल्टीपल डेटा हम स्टोर करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स की एंट्री। सो राज का ईमेल एड्रेस, राज का फोन नंबर, देन राज का एड्रेस, उसने किस कोर्स को ज्वाइन किया, सिटी, देन कुणाल, देन साहिल, देन सूरज। अब ऐसे ही आप रिकॉर्ड्स की एंट्री कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये टेबल कैसे बन रहा है, ये होता है टेबल। अब ये टेबल कैसे बन रहा है, रोज एंड कॉलम्स से। टेबल्स में क्या होता है हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स। मुझे बताइए कौन से रोज है, कौन से कॉलम्स है, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, कोर्स, सिटी, ये क्या है हमारे पास, इसे क्या कहते हैं हम, यस, कॉलम्स कहते हैं। कॉलम्स, करेक्ट। ये क्या होते हैं हमारे कॉलम्स। तो ये जो है ये हमारे कॉलम्स है। एंड देन ये फर्स्ट रिकॉर्ड, मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये है हमारी रोज, करेक्ट, ये रोज है। तो टेबल कैसे बनता है, अगर हम टेबल के बारे में बात करें, सो टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, करेक्ट। तो ये हमारा एक टेबल है। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन, टेबल क्या है, रोज एंड कॉलम्स, ऐसे मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन जो आपस में रिलेटेड है, उससे हमारा बनता है डेटाबेस। और डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिससे ये डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें रखा, जिससे हम इस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। अब ये सेम कंसेप्ट हमारा सेल्सफोर्स में भी यूज होगा, क्योंकि सेल्सफोर्स भी हमारा डेटाबेस है, सेल्सफोर्स में भी हमें डेटा को स्टोर करना है। सो देखिए, अब सेल्सफोर्स में भी हमें डेटा को स्टोर करना है। अब सेल्सफोर्स भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए यूज होगा, चाहे वो कॉलेज के लिए हो, स्कूल के लिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, डॉक्टर्स के लिए हो,
ठीक है, किसी एयरलाइन सिस्टम के लिए हो, कहीं पर भी। जैसे हमने खुद अभी डॉक्टर्स के लिए इसे बनाया था, जैसे आपने सुना होगा प्रैक्टो। तो कोविड के टाइम पर जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन, ये सभी बहुत सारे बिजनेसेस आए, तो उससे हम उस पर हमने प्रैक्टो पे काम किया था, जहां पर हम एप्लीकेशंस बनाते हैं सेल्सफोर्स का, मतलब ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए। तो एक सीआरएम एप्लीकेशन हमने बनाया था प्रैक्टो के लिए। फिर वीवर्क आपने सुना होगा, जो कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वीवर्क पे हमने काम किया है। दूसरा सिंपली लर्न, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस पे हमने सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन बनाया था सिंपली लर्न के लिए, राइट। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया। और सेल्सफोर्स सीआरएम हर इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, और कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, उस एक इंडस्ट्री में कितने सारे बिजनेसेस है, तो बताओ कि सेल्सफोर्स की नीड कितनी ज्यादा है। इसीलिए डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा होती है, और ये ऐसी नीड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कभी फिनिश नहीं होने वाली, राइट। तो ये हमें बस स्किल्स की बात है कि वो हमारे अंदर अच्छे से होनी चाहिए, राइट। अब देखो, तो सेल्सफोर्स में हमें ये एप्लीकेशंस बनाने हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आप कॉलेज के लिए बना रहे हो या किसी ट्रेनिंग के लिए आप बना रहे हो, सिंपली लर्न जैसे एक ईटेक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, तो सबसे पहले हमें अभी डेटा मॉडलिंग डिजाइन करना पड़ेगा। अब वही रिक्वायरमेंट आई हमारे पास कि स्टूडेंट का डेटा होगा, उसमें टीचर्स का डेटा होगा, ट्रेनर्स का डेटा होगा, स्टाफ का डेटा होगा, कितने कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज का डेटा होगा, डेवलपर्स का डेटा होगा, राइट। तो ये सभी इंफॉर्मेशन अब हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो नीड हमारे पास यही आएगी कि मुझे स्टूडेंट का डेटा बनाना है। तो क्या हम सेल्सफोर्स के अंदर टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट टेबल, क्योंकि डेटाबेस में अगर हमें चाहिए था स्टूडेंट के लिए, तो हम यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं जहां पर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो क्या सेल्सफोर्स में अब हमें स्टूडेंट टेबल बनाना है? यस, टेबल ही बनाते हैं, लेकिन सेल्सफोर्स के अंदर टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं डेटाबेस में और सेल्सफोर्स के अंदर एक ही कंसेप्ट है। सेल्सफोर्स में भी डेटाबेस यूज हो रहा है। डेटाबेस में हम क्या कहते हैं, इसे टेबल, टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास होते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स में जब हम डेटा फिल करते हैं तब हमारे पास बनते हैं रोज। सेम कंसेप्ट यूज होता है हमारा सेल्सफोर्स के अंदर। तो सेल्सफोर्स में हम टेबल्स को कहते हैं ऑब्जेक्ट। टेबल का यूज क्या है? डेटा अगर स्टोर करना है तो हमें टेबल बनाने पड़ेंगे। अब सेल्सफोर्स में अगर आपको डेटा स्टोर करना है मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, राइट। कॉलम्स को हम यहां कहते हैं फील्ड्स। कॉलम्स को क्या कहेंगे? फील्ड्स। और रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। देखो कितना सिंपल है, सेम ही कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, कॉलम्स, रोज, बस ये हमें समझना है। अब कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। जब भी हमें डेटा को स्टोर करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या डेटा चाहिए स्टूडेंट के रिलेटेड? नेम हो गया, ईमेल, फोन, ये सब वो हो गई हमारी फील्ड्स। अब जब उन फील्ड्स में हम डेटा को एंटर कर रहे हैं तब हमारे पास बन रहे हैं रिकॉर्ड्स। तो ये कंसेप्ट है। अब आप लॉग इन करके देखो, मैंने आपको बताया सेल्सफोर्स को कैसे इसने स्मार्टली वर्क किया है। तो जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी बना के रख दिया। कॉमन रिक्वायरमेंट जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट। अब सेल्स में हमने एक रिक्वायरमेंट डिस्कस किया था, लीड, कि लीड आएगी, लीड को मैनेज करना है। तो ये तो हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट हुई। अब देखो मैं आपको लॉग इन करके बताता हूं, तो वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया होगा सेल्सफोर्स के अंदर, वो भी इंप्लीमेंट किया है। सो कल जो मैंने यूजर नेम दिया था उसी यूजर नेम के थ्रू अब हमें लॉग इन करना है। देखिए, सो ये था हमारा यूजर नेम, ठीक है। सो यूजर नेम आप ऐड कर लो एंड आप ऐड कर लो पासवर्ड। गाइज आपने बनाया तो है ना, सभी ने ऑर्ग बनाया है, ऐसा तो नहीं है कोई जिन्होंने ऑर्ग नहीं बनाया अभी तक। आभा ऑर्ग बनाया आपने? यस, आभा, आदित्य, आकाश, अनिकेत, दुर्गेश, हर्षल, कांचन, यस सर बनाए। यस, कुणाल, यस कुणाल शर्मा, कुणाल सोनटक्के, पूजा,
सौरभ, सुधांशु, विशाल। यस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमें सेशन मिस करने हैं या हमें कॉलेजेस में जो गलतियां की है वो यहाँ पर रिपीट होनी ही नहीं चाहिए कि बस हमने पहले पढ़ा, जब एग्जाम आए तब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, वो नहीं होना चाहिए। जिस दिन जो टास्क मिलता है वही आपका काम है कि आज पूरा दिन आप उसे कंप्लीट करोगे। टाइम बचा है और प्रैक्टिस करो और उससे रिलेटेड कुछ नई चीजें सीखने के लिए ट्राई करो, यह आपको करना है। ठीक है गाइज, आपने डिटेल शेयर कर दिया क्या चैट बॉक्स पे सभी स्टूडेंट्स ने? यस आभा, आपकी शायद कोई डिटेल्स नहीं है। आभा प्लीज डिटेल शेयर कर दीजिए। आदित्य, अनिकेत प्लीज, ताकि आपको हम कोर्स की डिटेल्स फॉरवर्ड कर पाए। बाकी सभी स्टूडेंट शायद ग्रुप में है, आप नहीं है शायद। आभा, आदित्य, अनिकेत, प्लीज अपने नंबर्स ड्रॉप करिए चैट बॉक्स पे ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए। सो स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस। अब आपने देखा होगा कि जब आप लॉगिन करते हो कभी कभार आप इस व्यू पे आते हो। ये हमारा क्लासिक वर्जन है, सेल्सफोर्स का क्लासिक वर्जन है। ठीक है, सो स्विच टू सेल्सफोर्स लाइटनिंग। अब ये हमारा होम पेज है जहां से हमें यहां पर इंप्लीमेंटेशन करना है। अब सेल्सफोर्स एक यहां पर हमारा एक डेटाबेस ही है जहां पर हमारा डेटा है। सो यहां पर अगर आप देखोगे जैसे लीड की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, लीड का डेटा हमें चाहिए। सो हम क्लिक कर रहे हैं लीड के ऊपर। अब ये थोड़ा लिस्ट व्यू का पार्ट है, आप सिंपली यहां पर क्लिक करना लिस्ट व्यू पे। अब देखो तो सेल्सफोर्स का ऑर्ग जब आप बनाते हो आपको कुछ डमी डेटा भी मिलता है इसके साथ। तो अगर आप क्लिक करोगे ऑल ओपन लीड्स, देखिए तो कुछ डमी लीड्स हमें यहां पर मिल रही है। लीड का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर्स, जो मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बताया था फर्स्ट सेशन के अंदर। सो आप मुझे अब बताओ लीड क्या हुआ जहां पर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं, वो क्या हुआ? अब लीड को क्या कहेंगे हम सेल्सफोर्स में? क्या ऑब्जेक्ट कहेंगे लीड को? यस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है, राइट। सो देखिए, सो जैसे कि लीड हो गया, अपॉर्चुनिटीज है, अकाउंट्स है, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन्स, ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, राइट। एंड देन अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फील्ड्स बनानी पड़ती है ताकि जब हम उन फील्ड्स में डेटा को ऐड करें तब जाके हमारे रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे, तो हमने न्यू पे क्लिक किया तो देखो यहां पर हमें ये डिटेल्स मिल रही है। तो फर्स्ट नेम में डेटा ऐड करोगे, लास्ट नेम में फोन नंबर, मोबाइल, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस। मतलब ये क्या है हमारी, इसे क्या कहेंगे हम लोग? फील्ड्स, राइट। क्या है ये? हमारी फील्ड्स। अब इन फील्ड्स में जब आप डेटा एंटर करके सेव करते हो तो क्या बनेंगे हमारे पास? ये रिकॉर्ड, राइट। सो देखो लीड हुआ ऑब्जेक्ट, नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, ये सब क्या हो गई? हमारी फील्ड्स। और जब आप इन फील्ड्स में डेटा को ऐड करोगे तब जाके हमारे पास बनेंगे रिकॉर्ड्स। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, यहां तक क्लियर है गाइस आप? क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये हमें प्रॉपरली समझ में आने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमें, राइट। क्लियर हो रहा है आपको? आभा, आदित्य, आकाश, अनिकेत, दुर्गेश, हर्षल, कांचन, कुणाल, पूजा, सौरभ, सुधांशु, विशाल। यस गाइस, यस। देन अब हमने यहां पर एक चीज नोटिस किया कि जब भी हमें डेटा को स्टोर करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। सेल्सफोर्स ने हमें दोनों ऑप्शंस दिए जो ऑलरेडी कॉमन नीड थी हर बिजनेस की, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट। हर बिजनेस में चाहिए। जो भी टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी टाइप के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, सभी में हमें इन तीनों यहां पर बिजनेस प्रोसेस की नीड है, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट। तो जो कॉमन नीड थी वो ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंटेड है, वो आप यूज कर सकते हो एज इट इज। लेकिन इनके अलावा अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी इसके अंदर चाहिए वो आप बनाओगे,
क्योंकि वो काम अब है हमारा डेवलपर का। यहां से अब हमारा काम स्टार्ट होता है गाइस। हम क्या करते हैं जब भी प्रोजेक्ट पर हम वर्क करेंगे, ये है क्लाइंट, ठीक है, ये क्लाइंट है। अब इसे अगर अपने बिजनेसेस के लिए सेल्सफोर्स, ये सीआरएम की जरूरत है, इसने सोचा कि मुझे अब सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए। अगेन ये कौन सी कंपनीज के पास जाएगा? सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास, यस, क्योंकि इसी के पास डेवलपर्स है, सर्विस बेस्ड के पास, यही किसी और को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब सर्विस बेस्ड के पास है डेवलपर्स, ठीक है, हम कौन है? हमें डेवलपर्स, तो ये हमारे पास आएंगे। अब ये जब आपके पास आएंगे तो इनके पास तो ऐसे टीम मल्टीपल होती है, हमारी होती है डेवलपर्स की टीम, हमारा काम है डेवलप करके देना। लेकिन क्लाइंट्स को लाने के लिए इनके पास स्पेशल प्रोफाइल होती है हर कंपनीज के पास, जो सिर्फ क्लाइंट्स को लाके देती है, ठीक है, उसको हम सेल्स पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्लाइंट्स को ढूंढती रहती है हमेशा, उनका काम वही होता है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ। तो या फिर यहाँ से डायरेक्टली भी इंक्वायरी आ सकती है कि इनकी तरफ कि मुझे अपने लिए एप्लीकेशन बनवाना है। अब जैसे ही एप्लीकेशन बनवाने की जरूरत पड़ी, यहाँ पर मीटिंग हुई, सब कुछ डिस्कशन हुआ, ये बताएंगे कि आपको सेल्सफोर्स से लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा, इतनी आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, सब कुछ बताया। उसके बाद फाइनल हुआ कि प्रोजेक्ट क्या है, डेवलपर के साथ डिस्कशन हुआ, उसको कितना टाइम लगेगा, जो मैनेजर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उनके साथ डिस्कशन हुआ कि कितना टाइम लगेगा, कितना सारी चीजें होंगी। और फिर मीटिंग में फाइनली, अब जब कोई प्रोजेक्ट्स आप ऐसे होते हैं जिसमें डेवलपर्स और क्लाइंट्स सेम मीटिंग में होते हैं, कुछ कंपनीज में ऐसा भी होगा कि डेवलपर्स भी रहेंगे मीटिंग के अंदर, कुछ कंपनीज में डेवलपर्स डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं होते, उनके लिए यहां पर अभी जो टीम होती है इनकी, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, कंसल्टेंट, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, जो हमारी बिजनेस के लिए होगा कंसल्टेंट, जिसको कंप्लीट आइडिया होता है सेल्सफोर्स का, ठीक है, वो कंप्लीट गाइड कर सकता है किसी को भी, वो हो गया सेल्सफोर्स कंसल्टेंट। या बिजनेस एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। अब ये काम है बिजनेस एनालिस्ट, या इसमें सेल्सफोर्स एडमिन। अब ये डेवलपमेंट का काम नहीं करते, ये डेवलपमेंट का काम नहीं करते, ठीक है, ये लोग। अब ये आपस में इनका मीटिंग हो गया, इन्होंने सब कुछ रिक्वायरमेंट दिया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, जब सेल्स आएगा किस तरीके से मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है, या मार्केटिंग के लिए मुझे उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ। जब ये डिस्कशन फिनिश होगा, अब इनका काम होता है, ये लगभग प्रोफाइल सेम हो सकती है, वर्किंग उनका सेम हो सकता है, प्रोफाइल का नाम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, देन रिक्वायरमेंट लिया क्लाइंट से, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये इनका काम होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बनाना, क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट समझा, डॉक्यूमेंटेशन बनाए, फिर जाके अपनी टीम के साथ एक कनेक्ट करके ये सभी टास्क असाइन हो जाएगा कि टीम को, डेवलपर को डिस्कशन के साथ कि क्या क्या हमें इंप्लीमेंट करना है। फिर यहाँ पर होगी स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है, सभी डिस्कशन के बाद सभी को टास्क असाइन किया जाएगा, और हमारा काम होता है देन इस डेवलपर्स का कि इस रिक्वायरमेंट को समझ के जो भी रिक्वायरमेंट हमें मिल रही है उसको इंप्लीमेंट करके देना, इंप्लीमेंटेशन। ये हमने कर लिया, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कोड को टेस्ट करते हैं, जो हमने इंप्लीमेंट किया उसे रिव्यू करते हैं एक बार इनके साथ, जो टेस्टर्स होते हैं या सेल्सफोर्स एडमिन होते हैं या बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, उनके साथ टेस्ट किया जाता है। वो क्लाइंट से रिव्यू लेता है या क्लाइंट से अप्रूवल आया, तब जाके ये कोड हो जाता है डिप्लॉय। और ये स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि पूरा एप्लीकेशन एक साथ बना के डिप्लॉय हो रहा है, जितनी कॉमन रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हुए चलते हैं, राइट। और ये लगभग चलता है बहुत टाइम के लिए, कि अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होता है, वो क्लाइंट यूज भी कर रहा है, बट उसके बाद भी उस पर काम चल रहा है, कुछ नई चीजें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट कभी फिनिश नहीं होती। ऐसा नहीं कि बस क्लाइंट को एप्लीकेशन डिलीवर कर दिया और वो बस उसके यूज कर रहा है, ऐसा नहीं। तो सिर्फ सपोर्ट के लिए भी वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है, ठीक है। जैसे अगर कोई कंपनी स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाती है किसी क्लाइंट के लिए, तो वो उसका हो सकता है कि वो परमानेंट क्लाइंट बन गया,
क्योंकि जब भी उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो इसी कंपनी से कांटेक्ट करेगी, या फिर वो कंटिन्यू उनका एग्रीमेंट होता है कि इतना टाइम तक हम आपको पेमेंट करते रहेंगे और आपसे सर्विसेज लेते रहेंगे कि आपके डेवलपर्स हमारे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंटेशन ये सारी चीजें वो करेंगे। ये चीजें हैं, तो इतना सब कुछ अब हमें करना होता है। ये हमारा मेन काम होता है डेवलपर्स का कि रिक्वायरमेंट की बेस पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है क्लाइंट की, वैसे वैसे हम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिया कि मुझे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डेटा क्रिएट करना है, मतलब हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, एक इडटेक प्लेटफॉर्म के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे, एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बना रहे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है डेटा मॉडलिंग में? ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले तो डेटा ही सेटअप करना होगा। और सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग तो क्लियर है हमें। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स आर सेम डेटाबेस टेबल्स जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी बने हुए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे। तो जो सेल्सफोर्स के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहां पर कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी बने हैं, एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने देखा लीड ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी, वो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, अब आपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, अब स्टूडेंट या कोर्सेस, वेबिनार्स, सेमिनार्स, ये सब तो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो वो हमें बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जो ऑब्जेक्ट्स डेवलपर बनाते हैं एज पर द बिजनेस नीड, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। तो हमें यहां पर कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीपल बिजनेसेस के लिए आप काम करने वाले हो सकता है कि डॉक्टर्स के लिए बना रहे हो या फिर कहीं बैंकिंग के लिए आप इसको बना रहे हो, ठीक है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, अब कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रैवल है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने वाले हो, तो वहां पर अब हमें इसे इंप्लीमेंट करना होता है। तो आज का हमारा टास्क है हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट यहां पर बनाने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आज से हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आज का वर्क है आपका कि आज आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देखिए, सभी ने डेवलपर एनवायरनमेंट बना लिया। जैसे ही आप लॉगिन होते हो आप अपने होम पेज पे रहोगे, ठीक है, होम पेज पे। तो मैं यहां पर फिर से चलता हूं, कोई सी भी पेज में हो, गियर आइकन पे क्लिक करो, सेटअप पेज पे आ जाओ, आप अपने होम पेज पर आ जाओगे, राइट। सबसे पहला पेज है हमारा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे बिजनेसेस के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ही होम पेज पर है आपको एक टैब यहां पर मिल रहा होगा ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्लिक करिए ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। जैसे आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक कर रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स ये ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है। जो रिक्वायरमेंट थी, जो कुछ इंटरनली यूज कर रहा होगा सेल्सफोर्स, वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है। और जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, जो ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड किए गए ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं गाइस? क्या कहेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो आप चेक करो इसकी टाइप में क्या बता रहा है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो अभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है यहां पर वो सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि अभी तक हमने एक भी ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर नहीं बनाया। अब हमें उसको बनाना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बटन हमें मिल रही है, क्रिएट बटन। अब क्रिएट में सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम ऑब्जेक्ट। तो हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लिक करेंगे, ठीक है। सो कस्टम ऑब्जेक्ट पे आ गए। अब जैसे ही कस्टम ऑब्जेक्ट पे आ गए, अब देखो कुछ बेसिक डिटेल्स है जो हमें यहां पर ऐड करवानी है। सबसे पहले इन्होंने कहा लेबल को, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। सो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है, वो आप यहां पर देख सकते हो लेबल, प्लूरल लेबल, प्लूरल मतलब मेनी, मतलब अकाउंट सिंगुलर हो गया तो प्लूरल क्या होगा, अकाउंट्स। वैसे स्टूडेंट मगर हम लेबल देते हैं स्टूडेंट, तो उसका प्लूरल क्या हो गया, स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है ऑब्जेक्ट नेम, ये होता है एपीआई नेम, इसको हम कहते हैं एपीआई नेम। जब मैं लेबल देता हूं
सो लेबल से ये ऑब्जेक्ट नेम या एपीआई नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। मैंने यहां पर दिया स्टूडेंट, देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं अभी बाहर, देखिए आ गया इस फील्ड में ऑटोमेटिकली डेटा, राइट। अब तो इसका क्या यूज है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। प्लूरल लेबल में हम देते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो लेबल हमने दिया, प्लूरल लेबल हमने दिया, जो लेबल हमने दिया उससे हमारे पास ये प्लूरल लेबल आ गया, ठीक है, मतलब एपीआई नेम आ गया। उसके बाद ये कुछ है डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया, उसमें किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ताकि जो फ्यूचर में इस सेम प्रोजेक्ट पर जो डेवलपर्स काम करने वाले हैं उनको समझने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है गाइस कि एंटर रिकॉर्ड नेम लेबल एंड फॉर्मेट। तो हमने इतना तो समझा, ऑब्जेक्ट बनाने से तो सिर्फ काम नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बना है हम इसीलिए रहे हैं ताकि हम उसमें डेटा को स्टोर कर पाए। और डेटा कैसे आएगा या रिकॉर्ड कैसे बनेंगे, जब हमारे पास फील्ड्स होंगी। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो एक फील्ड हमारे पास आ रही है रिकॉर्ड नेम के लिए, ठीक है। अब ये जो नेम है ये लेबल है, ये आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। जैसे स्टूडेंट नेम बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम अकाउंट नेम था, वैसे स्टूडेंट नेम आ रहा है। मैं इसको चेंज करके इसको लेबल दे सकता हूं फर्स्ट नेम, ताकि क्योंकि हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, ठीक है। डेटा टाइप, डेटा टाइप का मीनिंग होता है कि जो आप फील्ड बना रहे हो उस फील्ड में किस टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे। मे बी कि वो एक इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, मतलब न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो कोई डेट हो सकता है, वो कोई फोन नंबर हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा। तो डेटा टाइप्स का एक कंसेप्ट है, जब हम और फील्ड्स बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जो ये एक फील्ड हम बनाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास फील्ड आती है, उसमें सिर्फ दो डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है टेक्स्ट और दूसरा होता है हमारा ऑटो नंबर। टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर, सिर्फ दो डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। ऑटो नंबर मतलब एक ऐसी फील्ड जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो जब आप एंट्री करोगे कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के बाद, तो आपको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा। जैसे कि मुझे स्टूडेंट आईडी देना है किसी को, या फिर मुझे किसी को एम्प्लॉय आईडी असाइन करना है, तो आप इसका फील्ड का यूज कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है सभी के लिए। लेकिन फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है, आगे जाके हम इसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट नेम के लिए तो मुझे टेक्स्ट चाहिए, मतलब मैं टेक्स्ट डेटा उस फील्ड में इनपुट करने वाला हूं, ओके। बाकी देन ऑप्शनल फीचर्स है हमारे पास, तो सभी ऑप्शनल फीचर्स को आप अलाउ करेंगे क्योंकि आगे हम इन सभी फीचर्स को यूज करने वाले हैं। बाकी ये कुछ फंक्शंस ऑलरेडी है यहाँ पर दिए हुए, उसको भी हम यूज करते हैं, इसीलिए वो टिक ही रहने चाहिए। डिप्लॉयमेंट स्टेटस भी आपका डिप्लॉयड ही रहना चाहिए, तो ही वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। सर्च के लिए इस ऑब्जेक्ट को अलाउ रखते हैं, सो अलाउ सर्च। देन दो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास अगेन, ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट रिलेटेड लिस्ट टू डिफॉल्ट पेज लेआउट। तो इस ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट के अंदर क्या आपको नोट्स एंड अटैचमेंट का ऑप्शन चाहिए? अगर चाहिए तो इसको क्लिक करो, नहीं चाहिए तो अनटिक रखो। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। लीड्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर आप जो क्लिक कर रहे हो ये टैब है, तो टैब को क्लिक करने से ही आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पा रहे हो। इसीलिए जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका टैब क्रिएट करना जरूरी है। तो इसीलिए यस, हमें टैब क्रिएट करना है, तो इसे चेक करना इस चेक बॉक्स को, एंड देन हम इसे करते हैं सेव। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो टैब को क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। एंड देखिए, सो ऑब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट, इसके लिए टैब स्टाइल आप दो, बहुत सारे ऑप्शंस है, नहीं चाहिए इनमें से तो क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन इनमें से हम एक सेलेक्ट कर लेंगे टैब स्टाइल। डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। देन नेक्स्ट। अब बाकी स्टेप आप अभी फिलहाल के लिए एज इट इज नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलिए, लेकिन हर एक पेज का क्या मीनिंग है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ आपको पता नहीं चल सकता, या फिर अगर मैं ट्राई भी करूं आपको बताने के लिए तो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो एक ही बटन मेरे पास 2 बार प्रेस हो गई होगी, इसीलिए मुझे ये ऑलरेडी बता रहा है, लेकिन फिर से वो सेव हो चुका होगा। देखिए
आगे ऑब्जेक्ट पे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रेडी है? यस, ऑब्जेक्ट बन गया। एक चीज नोटिस करो, मैंने ऑब्जेक्ट को नाम क्या दिया था? सिंगुलर लेबल में स्टूडेंट, प्लूरल लेबल मैंने दिया था स्टूडेंट्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है? कस्टम ऑब्जेक्ट। यस, क्योंकि मैंने बनाया, डेवलपर्स ने बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। उसका एपीआई नेम क्या पॉपुलेट हुआ? स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ताकि आप इस सिस्टम के अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाओ, दोनों में से डिस्टिंग्विश कर पाओ कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन है और कस्टम ऑब्जेक्ट कौन है। तो जितने भी आपके पास जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो सेल्सफोर्स ने बनाए हैं, कहीं पर भी आपको ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं मिलेगा उसके एपीआई नेम के अंदर, लेकिन आपके कस्टम ऑब्जेक्ट पे ये मिलेगा। कस्टम ऑब्जेक्ट पे आपको मिलेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। यहां तक आ गए, ऑब्जेक्ट रेडी हुआ। आगे जाके जब हम फील्ड्स बनाएंगे तो उसके लिए यहां पर देखिए फील्ड्स एंड रिलेशनशिप का ऑप्शन है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ फील्ड्स हमें यहां पर मिल रही है, जो आपको कल याद करके आना है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? तो नई फील्ड चाहिए तो यहां से बनाते हैं। लेकिन अब मुझे डेटा क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करें? तो जो भी टैब्स हम बनाते हैं वो हमें मिलते हैं इसमें। ये होता है हमारा ऐप लॉन्चर। इस ऐप लॉन्चर पे क्लिक करो, जो ऑब्जेक्ट का टैब हमने बनाया उसके नाम से इसके सर्च करो, तो स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे इसे। जैसे क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट अब हमारे सामने आ जाएगा। देखिए आ गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यस, ऑल ओपन पे क्लिक करते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स। बट फिर भी ये हमने जस्ट क्रिएट किया है, तो इसमें तो हमें कोई डेटा मिलने वाला नहीं है। ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो भी जीरो रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में नहीं है फिलहाल के लिए। मुझे क्रिएट करने हैं न्यू रिकॉर्ड्स, सो न्यू पे क्लिक करेंगे। सो न्यू, अब हमने फील्ड्स बनाई है क्या ज्यादा? नो, हमने सिर्फ एक ही फील्ड बनाई है। तो बस एक ही फील्ड में अपना एक नाम स्टोर करके एक रिकॉर्ड बना के चलना, एक रिकॉर्ड बना लेना। ये हो गया आपका आज का टास्क। ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक रिकॉर्ड बनाओगे आपके नाम से, और ये स्क्रीनशॉट अब आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है गाइस? यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स? आदित्य, अनिकेत, दुर्गेश, हर्षल, कांचन, पूजा, सुधांशु, विशाल, यस गाइस? यस यस। तो इसे इंप्लीमेंट करना है आप सभी को, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। तो बताइए अब क्या क्या टॉपिक हमने आज डिस्कस किए? क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए आज हमने? एक बार रिवाइज कर लेते कि क्या क्या टॉपिक हमने तीनों दिन डिस्कस किए, क्योंकि आज का हमारा ये लास्ट डेमो सेशन था, ठीक है? और कल से आपके पेड सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं कि ये डेमो सेशन है तो ये कुछ डिफरेंट है और वो कुछ डिफरेंट रहेंगे, नो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले ही दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और पहले ही दिन से आप एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर काम करोगे, राइट? तो इसीलिए आपको वो स्केड्यूल बनाना है, आपका टाइम टेबल अच्छे से फिक्स करना है आपको, राइट? सो अभी तक फिर हमने तीनों दिन क्या क्या डिस्कस किया? सेल्सफोर्स के बारे में। एटलीस्ट अब सेल्सफोर्स के रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है सेल्सफोर्स के लिए, क्योंकि ये ऐसी नीड है जो कभी फिनिश नहीं होने वाली। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की कितनी सर्विसेज होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सब क्या है। फिर हमने आज डिस्कस किया एमवीसी मॉडल, मॉडल व्यू कंट्रोलर या फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इनके बारे में हमने समझा। हमने डेटा मॉडलिंग पार्ट को स्टार्ट किया कि कोई भी एप्लीकेशन अगर है उसे हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हमें डेटा मॉडलिंग से स्टार्ट करना है सेल्सफोर्स के अंदर। इसमें हमने डिस्कस किया डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक, इसको एक ही लाइन में लिखते हैं ना, एक ही चीज है ये, डेटा, डेटाबेस, एंड डेटाबेस में होते हैं टेबल्स। अब वही सारी चीजें हमें सेल्सफोर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है और सेल्सफोर्स में हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। और सेल्सफोर्स में कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड, बताइए, कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। तो तीनों दिन में हमने इतने सारे टॉपिक डिस्कस कर ले गाइस, एंड अभी
में ये आपको आते हैं या प्रॉपरली, अगर आपने प्रॉपरली अटेंड किया है या फिर मैंने अगर आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि जितने भी दिन हमने डिस्कस किया एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, और होप कि आपने ये सभी सेशंस अटेंड किए हैं और आपने ये चीज़ें समझी है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि तीनों दिन के डेमो सेशंस हमने फिनिश कर लिए हैं, तो आप टीम से कांटेक्ट करके, जैसे रजत अभी क्लास में प्रेजेंट है, सो रजत से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि किसी का कम्युनिकेशन हुआ होगा रजत के साथ। ठीक है, सो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या टीम में जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको, ठीक है, ग्रुप के अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए या डिटेल्स के लिए, आप उनसे किसी भी नंबर, मतलब 2 ही नंबर है वहां पर, सो दोनों में से आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो। तो जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो अभी जितने सेशंस हुए हैं हमारे, उन तीनों के रिकॉर्डेड सेशन हमारे मिल जाएंगे, प्लस डेली के सेशन उसी में अपलोड होंगे हमारे वेब पोर्टल में, प्लस नोट्स का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइज। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। आप मैसेज करिए, रजत को कॉल करिए या ग्रुप पे मैसेज करिए, उनको डायरेक्ट मैसेज करिए, और वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेयर कर देंगे। और उसके बारे में मैंने आपको बताया है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कोर्स की फीस हमारी 10,000 है। ठीक है, जिसमें से 5,000 हमें स्टार्टिंग में पे करना होता है, और रिमेनिंग 5,000 के लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। सो नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट होगा 10 तारीख तक आप रिमेनिंग 5,000 पे कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट ट्रेनिंग अब हमारी 4 महीने चलने वाली है, और जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको हमसे जुड़े रहना है, आपको क्लासेस कंटिन्यू करने हैं। अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज है, ट्रेनिंग अच्छे से करो, अपना 100% आपको यहां पर देना है। ठीक है, सो कोई भी डाउट्स है आप कॉल पे पूछ सकते हो, या मुझे अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम है अनिकेत। ठीक है, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। क्लियर है, सभी लोग ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है गाइज। आदित्य शायद आपने डिटेल्स नहीं दिया क्या? आपकी डिटेल्स के लिए मुझे मैसेज आया। आपने डिटेल्स शेयर नहीं किया आदित्य? मेरी आवाज आ रही है गाइज सभी को? सर ऑलरेडी आई ज्वाइन ग्रुप से। लेकिन आपने डिटेल नहीं शेयर किया था क्या फिर टीम को डेमो सेशन के लिए? सर बात हुई थी मेरी आपसे। मुझसे बात हुई थी? हाँ ओके, सर। क्योंकि टीम के पास आपका नंबर नहीं है। आप एक बार ड्रॉप कर देना आपका कांटेक्ट नंबर, ताकि मैं उनको फिर फॉरवर्ड कर पाऊंगा। ठीक है, ओके अनिकेत सर। आपने तो शेयर कर लिया है। ओके, दुर्गेश, हर्षल, कांचन, बाकी सभी स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर है। सो गाइज ठीक है, सो आप सेशंस अटेंड किया है आपने तीनों सेशंस, और कल से अब हमारे पेड सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सेशन जिनको भी ज्वाइन करना है आप कांटेक्ट करके अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए, और जो भी एक्सेस है वो ले लीजिए टीम से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितने सेशंस हुए हैं अभी हमारे, उनको अच्छे से रिवाइज करो आप। ठीक है, यस आभा, आपने भी शेयर नहीं किया नंबर? आभा, Yes, sir. ओके, प्लीज अपना नंबर शेयर करिए ग्रुप पे। आपने Yes, sir. डिस्कनेक्ट किया था क्या क्लास? यस सर, वो एक कॉल कनेक्ट हो गया था गलती से, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये वाली प्रोसेस नहीं पता मुझे, 5,000 वाली 4 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करना है सर ये? यस, आपका टोटल फीस जो है आपकी कोर्स का वो 10,000 है। एंड आपको फर्स्ट टाइम जब आप अभी ज्वाइन करोगे तो 5,000 पे करना है। ठीक है, जिससे आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। आपको वेब पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपको डेली के रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। आप kesopeducation.com पे विजिट करो, तो वहां पर आपको डिटेल मिलेगी हमारी रनिंग बैचेस की, एंड नोट्स का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्योंकि कल का सेशन ज्वाइन करने के लिए आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट रहनी चाहिए, और जो रिमेनिंग 5,000 है उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। तो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप इसे कर सकते हो कंप्लीट।
Sir, I think यस ओके गाइज मैंने ज्वाइन कर लिया. ओके अभी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? यस. सॉरी गाइज ये इलेक्ट्रिसिटी इशू है एक्चुअली लाइट चली गई. सो एक मिनट. हाँ मैंने अभी मोबाइल के नेटवर्क से ज्वाइन किया. मैंने मोबाइल कनेक्ट किया यहाँ पर अभी और इससे मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ. ओके यस गाइज आवाज आ रही है आप सभी को अब? यस. यस yes. सर. कांचन पूजा सुधांशु सॉरी गाइज इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से ये राउटर अभी बंद हो गया. मैंने मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया अभी. ठीक है. सो आप सभी को क्लियर है जैसे अब हाँ हाँ मैं आपसे बता रहा था कि 5000 आपकी एडमिशन टोटल फीस हमारी 10,000 है. लेकिन जब आप एडमिशन कर रहे हो सो अभी आपको अगर वन टाइम आप पे नहीं कर सकते हो सो 5000 अभी पे करके रिमेनिंग 5000 आपको नेक्स्ट मंथ तक पे करना होता है. ठीक है. और जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी आपको वेब पोर्टल का एक्सेस ले लेना है एंड आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस लेना है और नोट्स का एक्सेस. तो ये आपको मिल जाएगा. एंड वेब पोर्टल जैसे आपको पता होगा caseofeducation.com. ठीक है. सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. यहाँ से आप अपने सभी सेशंस को एक्सेस कर सकते हो गाइज जो भी हमारे हैं. लेकिन आज आपकी बैच अभी आज इवनिंग में ऐड हो जाएगी जब आप विजिट करोगे सो लाइव बैचेस के अंदर. सो आज आपकी बैच इसमें ऐड हो जाएगी वेबसाइट पे क्योंकि अभी तक ऐड नहीं हुई है. लेकिन अभी फर्स्ट में ही आपकी बैच मिलेगी जो रिसेंट होती है. जैसे ये बैचेस है हमारी तो मैंने लॉग इन किया यूजर नेम और पासवर्ड से. तो जितनी भी बैचेस को हमने एनरोल किया होगा वो हमें मिलती है. तो जब आप इसको क्लिक करोगे डैशबोर्ड के अंदर सो ये अकाउंट हमारा बनता है. आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपके डैशबोर्ड में ये कोर्सेस मिलते हैं जो कोर्सेस के लिए आपने एनरोल किया. और आपको एग्जिस्टिंग जो कोर्सेस है उसका भी आपको एक्सेस मिलता है. ठीक है. सो क्योंकि अभी ज्वाइन करके क्या फायदा है गाइस. देन एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करो तो ये जैसे सेशंस है तो आप इसको प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हो सेशंस को. सो स्टार्ट लर्निंग एंड यहाँ से सभी सेशंस है. तो डेली के जितने भी सेशंस आपको हो रहे हैं तो आपको ग्रुप पे मैसेज करने की जरूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिकली सभी सेशंस यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे. ठीक है. सो डेली के सेशंस आपको यहाँ से रिवाइज कराने हैं. क्लियर. दूसरा कि नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा. जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं सभी नोट्स है वो आपको मिल जाते हैं आपके गूगल ड्राइव पे. तो वहां से आप नोट्स को रीड कर सकते हैं. ठीक है. सो इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है और अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके हम कल मिलेंगे सेशन के लिए. तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए आपका एंड जो भी डाउट्स है आप वहां पर क्लियर कर सकते हो. क्लियर है गाइस? यस. आभा यस सर. एक्चुअली आभा आपका नंबर ये डिस्कनेक्ट हो गया शायद यहाँ से. मतलब आपने शेयर किया होगा चैट बॉक्स पे बट यस मैंने सर मैंने नहीं शेयर कर दिया था. ओके ओके मैं डबल कर लेती हूँ. हाँ यस. यस अनिकेत. Yeah, sir. Sir, actually, I have few doubts. So, can I go ahead? ओके आपने आई थिंक मॉर्निंग में एक सेशन ज्वाइन किया था क्या अनिकेत? Nahi, no. This is, I think, day before yesterday also I joined, but I think I missed the first lecture, so I joined the third lecture now. So, I'm really interested to join this course, but I have few doubts. Ki, as you said, ki there is a fees like 10K. So, for overall course, we are having 10K, or it's like what? Like how many modules we are going to फॉर cover? ओवरऑल कोर्स फॉर द कंप्लीट कोर्स. So complete course includes what, like admin, developer, and ALWC? या सो आपको नोट्स ये शेयर किया है क्या ग्रुप में? No. एक मिनट हाँ गाइस. Yes. हाँ सो आपको शीट मिला होगा ब्रोचर मिला होगा हमारी तरफ से. उस ब्रोचर में No. सभी कोर्स कंटेंट दिया हुआ है कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो एडमिन पार्ट अपेक्स प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इंटीग्रेशन और एलडब्ल्यूसी
सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड। तो जितने भी मॉड्यूल्स है वो सभी आपके कवर होने वाले हैं 10,000 में। तो बहुत सारे Okay. स्टूडेंट्स इसमें सरप्राइज होते हैं कि कम Hmm. फीस में इतने सारा टॉपिक कैसे, बट हमारा एम यही है कि हम कम फीस में वो ज़्यादा क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं और इसी एम से हमने इसे स्टार्ट किया है। Okay. ठीक है, सो जो आपको 40,000 के कोर्स में कंटेंट नहीं मिलेगा वो हमारी ट्रेनिंग में आपको मिलेगा, इसकी हमारी गारंटी है। राइट, Okay. तो सेम Uh, 10,000 हमारी कंप्लीट फीस है, उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है, एंड वो भी hmm. आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। Okay. Another thing is timing क्या होगा? Like daily होगा सेम या टाइमिंग फिर फॉर ऑल दी सेशंस। ये अभी रेगुलर सेशंस चलेंगे 6:30 को ही, तो कोई 6:30 इसमें to टाइम चेंज नहीं होगा। 6:30 की अब 6:30? हमारी कंटिन्यू बैच चलने वाली है 4 मंथ्स के लिए। बट Okay. हाँ. अगर आपको अनादर बैच ज्वाइन करना है उसके लिए आप फ्री हो। आपको कोई भी जो हमारी एग्जिस्टिंग बैच ज्वाइन करना है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। Okay. Existing means which batch? Like timing क्या है? जैसे हमारे Morning का? मल्टीपल बैचेस है, इवनिंग में Morning है अभी 9:30, morning का वीकेंड है पे क्या? इवनिंग की है, मॉर्निंग का भी है, जैसे कि एक 7-8 बजे की बैच है, एक 9 बजे की बैच है। अब थोड़ा उसमें आगे पीछे होगा क्योंकि 9 बजे की बैच में आई थिंक अपेक्स प्रोग्रामिंग चल रहा है। ठीक है, Hmm. सो थोड़ी Hmm. देर में उसमें डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो अगर Hmm. आप चाहते हो कि वो भी बैच हमें ज्वाइन करना चाहिए वो आप कर सकते हो। इन Hmm. फ्यूचर जब हमारी कोई बैच स्टार्ट होती है आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि एक बैच में आप कंटिन्यू सेशंस को ज्वाइन कर रहे हो एंड Hmm. अनदर बैच में आप उसको रिवाइज करते हुए चल रहे हो। सो कोई Okay. लिमिटेशंस नहीं है गाइस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमारा एम ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो वो स्किल्स लेके निकले, जॉब लेके निकले। और उसके लिए अगर Hmm. स्टूडेंट मेहनत करने के लिए रेडी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो आपके लिए बेटर है। तो अगर आप Okay. टाइम दे सकते हो, मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगेन। तो ट्राई करेंगे आपकी आप ज्वाइन भी कर रहे हो मल्टीपल बैचेस, तो ये तो हम Hmm. सजेस्ट करते हैं। जैसे नई बैच स्टार्ट होती है हम ऑलरेडी अपडेट कर देते हैं सभी स्टूडेंट्स को कि अभी नई Hmm. बैच स्टार्ट हो रही है इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। So तो is ये the चीज़ new batch going to start in the morning? Like टाइम है, उसके लिए टाइम है, और क्योंकि time है स्केड्यूल अभी क्या? तक बना नहीं है। ठीक Okay, है, okay. अभी फिलहाल के लिए मुझे जो अपडेट्स मिली है 6:30 बैच का। अभी नेक्स्ट बैच कब आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, आई एम नॉट श्योर। Okay. The reason being I'm asking for जब बैच time is स्टार्ट होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा उसका। I can continue. I just wanted to join as early as possible and just let's get started. The thing is, I'm working professional, so sometime I miss the lectures. So how can I uh, like rejoin? जस्ट अभी मैंने बताया Hmm. हमारा वेब पोर्टल है Hmm. kesopeducation.com। तो Hmm. जितने भी अभी तक तीनों सेशंस हुए हमारे, आज का 3rd सेशन है, वो भी Hmm. आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। Okay, और okay, आने वाले जितने भी सेशंस है जो डेली के क्लासेस है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं वेब पोर्टल पे। तो okay. वहां से आप तो एक्सेसिबल है, और ये लाइफ टाइम एक्सेसिबल है। Hmm. जितना आप वो एक्सेस करने वाले हो आपकी बैच कंप्लीट होने तक वो सेशंस आपको एक्सेसिबल रहेंगे। तो आप Okay. वहां से रिवाइज करोगे तो कोई भी टॉपिक या कोई Hmm. भी आपका सेशन नहीं छूटेगा, वो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे अभी सेशन हुआ ना, नेक्स्ट Hmm. डे तक आपको वो वेब पोर्टल पर मिल जाता है सेशन। Okay. And Miss Lade's access will be available till the course duration, right? उससे भी ज्यादा टाइम के लिए आपको रहेगा, क्योंकि कोर्स Okay, okay. ड्यूरेशन तो अभी ऐसा है कि जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको ज्वाइन Hmm. करना ही है। ठीक है, Okay. जब तक आपका So, प्लेसमेंट नहीं होता आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट जो आते हैं जो Hmm. ऑलरेडी ट्रेनिंग किया है कहीं से, 30,000 पे किया है, 40,000 पे किया है, उसके बाद वो वहीं पर भी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वहां पर सेम ट्रेनिंग में भी उनको ज्वाइन करना है तो उनको फिर से पे करना होता है, या फिर Hmm. उनको फिर से कहीं और जगह पर ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ता है। तो हमारे स्टूडेंट के साथ वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप Hmm. यहीं से वो बैचेस कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता। यही Uh, आप कोई भी बैच को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो oh, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको एक्सेस भी उसका रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन का प्लस लाइव सेशंस का भी। okay. And there will be mock interviews also, right? As you said. अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। Okay, okay, fine. Yeah, so I'll be
right away interested to join this यू team. कैन कांटेक्ट विद द रजत. सो Yeah, रजत से कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो yeah. गाइस. वो आपको शेयर कर देंगे. एंड सभी स्टूडेंट्स गाइस, ठीक है, आभा, कांचन, विशाल, पूजा, दुर्गेश, अनिकेत, आप रजत से कांटेक्ट कर सकते हो या टीम में जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको डेली सेशंस को ज्वाइन कराने के लिए या अपडेट्स के लिए, आप उन्हें कांटेक्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो. सो जो भी डाउट्स है आप क्लियर करवाओ और अपना पढ़ाई को स्टार्ट करो, टाइम टेबल फिक्स करो और आज से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आपको चलना है, ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है गाइस, ठीक है, और डेली पढ़ाई करना है, ये मैंडेटरी है. तो जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो डेली के टास्क आपको उसी ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि अभी जो आप ग्रुप में हो वो एक टेम्पररी ग्रुप है, लेकिन वहां से अब जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया उनका एक सेपरेट ग्रुप बनेगा और वहीं से आपको डेली के अपडेट्स अभी मिलेंगे, ठीक है. तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके सभी एक्सेस ले लीजिए. क्लियर है गाइस? यस. आभा, कांचन, Yes, sir. अनिकेत, विशाल, पूजा, दुर्गेश, यस गाइस. Yes, sir. ओके ओके गाइस, सो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके मिलते हैं अगेन कल के सेशन के लिए. तो तब तक प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड सभी सेशंस को रिवाइज करिए. ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन. सो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो अभी. थैंक यू. Sir, this session will be like continued throughout the week, or it's like Sunday will be off? एक बार हम टीम से कंफर्म करके बताते हैं आपको निखिल, ठीक है. जैसे एडमिशन, क्योंकि अगर कल ही एडमिशन प्रोसेस सभी का कंप्लीट हो जाता है तो कल से हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास. ओके. Okay, okay. Thank you. या Thank you, sir. ओके Bye. गाइस, थैंक यू.